तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। बात करेंगे आज हिंदी के शिक्षण में, जिसके अंतर्गत आप लोगों के प्रश्न प्राइमरी और जूनियर दोनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो होने वाली है मैराथन पे आधारित होने वाली है, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि इतने खास तरीके से प्रश्न को बनाया गया है, टॉपिक्स को बनाया गया है, जो कि आप लोगों को हूबहू लगेगा कि आपके एग्जाम में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF वहाँ से ले सकते हैं क्लास के बाद। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी बनाया गया है और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे लगभग अच्छी है, जिसमें आप लोगों का अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। आज की क्लास से इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनाए गए हैं और इन्हीं से संबंधित आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक से है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षण सामग्री का यहाँ पे उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करना होता है। ये सूत्र सिद्धांत के शिक्षण के याद जो है, याद रखेगा, याद होते हैं इसी पे बल पर अपने शिक्षण की समृद्धि को बनाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से निम्नलिखित हैं? पहला है नियोजित का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है एक प्रकार से पूर्व पाठ का, जैसे कार्य कक्षा में जाने के पूर्व पाठ की तैयारी करना नियोजन कहलाता है। अगर प्रश्न बनता है कि नियोजन क्या है, तो नियोजन जो है यहाँ पे क्लास में आने से पूर्व और पाठ के बाद जो भी हैं उसे नियोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन सिद्धांत। इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे? तो शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन सिद्धांत के अंतर्गत आता है शिक्षक का यहाँ पे का दूसरा कार्य होता है, यह वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाते हैं। क्या कह रहा है, याद रखेगा, शिक्षक जो है दूसरों के कार्यों की वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं यहाँ पे 8। पहला आता है सरल से कठिन की ओर, दूसरा आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा आता है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और पांचवा आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा आता है पूर्व से अंश की ओर, सातवां आता है आगमन से निगमन की ओर, आठवां आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब इसके बारे में क्या है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है सरल से यहाँ पे कठिन की ओर। अगर आप 1 से 5 तक के बालकों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, बालकों को ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिसे वो जानता हो, फिर इसके बाद उसी के आधार पे क्या करेंगे, उसके पार्टों को बता देंगे। ये होगा पहले सरल, फिर कठिन। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात, जैसे बालक क्या है, किसी पेड़ को देखा है, पेड़ को देखा है तो पेड़ के बाद बताकर फिर कहेंगे पेड़ पे वो कैसा पेड़ था, उसकी टहनियाँ कैसी थी, उसके पत्ते कैसे थे, पत्तों का कार्य क्या है, जड़ों का कार्य क्या है, ऐसे बताएंगे। फिर इसके बाद क्या है, मूर्त से अमूर्त, यानी पहले दिखाकर फिर इसके बाद उस पर चिंतन करने। जैसे क्या है, पहले हम कहेंगे कि ये बताओ ये 4 + 2 कितना होगा, तो बालक कहेगा 6। तो बालक ने यहाँ पे आपने संपट पे लिखा तो देख कर बता दिया, लेकिन आप जब पूछेंगे यहाँ पे अमूर्त की बात क्या है, कहेंगे कि अगर मान लीजिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, केवल पूछेंगे मौखिक रूप से, तो बालक सोचेगा, तो ये हो गया अमूर्त। फिर इसके बाद कह रहा है विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले ऐसी चीज़ों को बताएं जो बालक के लिए रोचक हो, फिर सामान्य की तरफ आगे बढ़ें। फिर इसके बाद आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित जो नहीं है, फिर इसके बाद जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। पूर्व से अंश की ओर, पहले क्या है जो था, फिर पहले बड़ी चीज़ों को दिखाकर फिर उसके छोटे पार्ट को दिखाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है आगमन से निगमन, पहले क्या है वस्तुओं को दिखाकर फिर निगमन, यानी पहले उदाहरण देकर फिर इसके बाद क्या करेंगे, नियम बताएंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे 8वां विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में यहाँ पे बांट कर, यानी अलग करके पढ़ाना, और यहाँ पे संश्लेषण मतलब होता है उनके पार्टों को जोड़कर पढ़ाना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। ये यहाँ से प्रश्न आपके एक बन सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत बताया गया है कि भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति में आए बच्चे जो हैं अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी पढ़ सकें। ऐसे सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी भी प्रकार के बालक हों, किसी पर बोली भाषा संस्कृति हो, वो क्या है विद्यालय में आते हैं, उसको एक माध्यम बनाकर सभी को सिखाने का प्रयास करें। अनुपात का क्रम क्या सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 क्रम है। कितने क्रम है? 4। शुभोपली, SBPL, याद रखिएगा, ये भाषा कौशल के विकास के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इतना याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे प्राइमरी जूनियर दोनों में। दूसरा हमारा कह रहा है कि भाषा इन कौशलों के क्रम में सिखाए जाते हैं। सिद्धांत इस बात पर बल देता है। नेक्स्ट आपका है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र, यहाँ पे शिक्षण विधियों का उपयोग करें।
बालकों को सिखाने के लिए शिक्षण सूत्र का और शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, जैसे वो सीखना चाहता है वैसे उन्हें सिखाने का प्रयास करें। वहीं पे छठा हमारा कह रहा है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत मतलब होता है यह दोहराना। कह रहा है बच्चों में अपने बड़ों का आदर्श अच्छी साथी क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपना उच्चारण साफ और शुद्ध रखना चाहिए। बालक जो है अपने आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, इसलिए शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी त्रुटियां ना हो जिसे सुनकर बालक वहाँ पे जाके वो त्रुटियां करे। बढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका सातवां देखिए क्या कर रहा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला हमारा कर बच्चों को सहज सतर्क बनाने हेतु पाठ वाचन लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य तरह तरह के अभ्यास सूत्र लेख साहित्य क्रमों का यहाँ पे कराए आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे बालक सीखें। नेक्स्ट है आपका आठवां कराए प्रेरणा और पुनर्वलन का सिद्धांत। प्रेरणा मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करना। पुनर्वलन का मतलब होता है उन्हें बताना कि ये देखो पहले किस कार्य से हुआ था। पहले यहाँ पे देखिए क्या है, टॉपिक्स के अंतर्गत बताया गया है जिस विषय में बच्चा अधूरा कमजोर हो उस कौशल का अभ्यास करवाया जाए। फिर करा उससे पुनर्वलन दिया जाना चाहिए जिस कार्य में उसका सुधार और रुचि जागृत हो। नेक्स्ट है आपका नौवां यहाँ पे सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षक द्वारा व्यवहार में सहानुभूतिपूर्ण प्रेम भरा होना चाहिए, जिससे बालक की पढ़ने में रुचि के साथ साथ शिक्षक के साथ सहभागिता करने में भी यहाँ पे रुचि ले। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है यहाँ पे शिक्षक अपने कार्यों में परिपक्व हो, उसके वाचिक अवयवों को सही बोले, प्रभावशाली बोले, जिससे बालक क्रम में सीखे और आगे बढ़े। ऐसी बातों को बोलना चाहिए जिससे बालक सीख कर क्या करे, आगे बढ़े। नेक्स्ट है भाषा कौशल। भाषा कौशल के दो अंग हैं, पहला कौन कौन सा है, ग्राहकात्मक, दूसरा है अभिव्यंजनात्मक। देखिए यहाँ पे ये चार कौशल होते हैं, बोलना, पढ़ना, सीखना, लिखना। ठीक, तो यहाँ पे ग्राहकात्मक क्या आता है, पहले बालक क्या करेगा, यहाँ पे श्रवण करेगा, सुनेगा, फिर इसके बाद पठन, यहाँ पे वाचन करेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अभिव्यंजनात्मक के अंतर्गत आता है मौखिक कौशल और लेखन कौशल। यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक में बालक क्या है, मौखिक यानी सुनेगा, फिर इसके बाद लिखेगा। ग्राहकात्मक में क्या करेगा, सुनेगा केवल और क्या करेगा, पाठन का वचन करेगा। नेक्स्ट है आपका क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भाषा कौशल कितने होते हैं, भाषा कौशल 4 होते हैं, याद रखिएगा। भाषा कौशल कितने होते हैं, भाषा कौशल जो हैं आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं, SBPL, ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है पठन या वाचन कौशल, तीसरा है मौखिक कौशल, चौथा है यहाँ पे आपका लेखन कौशल। ये भाषा के 4 कौशल हैं और यही इसका क्रम है, इसे आप लोग क्रम में याद करिएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या आता है, 4 भाषाई कौशल में जो होते हैं आपके 4 भाषाई कौशल होते हैं, उसके अंतर्गत जो श्रवण कौशल है प्रमुख है, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसे समझेंगे नहीं, उस पर बोलेंगे नहीं, अपनी बातों को रखेंगे नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका श्रवण कौशल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ होता है सुनकर भाव अधिगम या फिर भावों को ग्रहण करना। और नेक्स्ट करा है कि श्रवण किसी भी कथन का ध्यानपूर्वक सुनने, यहाँ पे सुनी हुई बातों को चिंतन मनन और यहाँ पे जटिल प्रक्रिया के लिए जानना। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक जो है चिंतन करता है और अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। वहीं पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक होती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पठन कौशल। पठन कौशल के अंतर्गत आता है जिससे भी हम जितना भी अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझते हैं और शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है और योग्यता के रूप में परिमाणित होती है। यह पठन कौशल भी है और ये योग्यता भी है जो पठन कौशल है आपका। नेक्स्ट है प्रतीकों की पहचान, उच्चारण कुशलता, अर्थ ग्रहण और आशा समझ योग्यता का यहाँ पे क्या कर रहा है, समावेशन कर रहा है। नेक्स्ट है स्वर पठन। स्वर पठन के अंतर्गत देखिए क्या आता है, स्वर पठन के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें शब्दों का उच्चारण, वाक्यों के शब्दों के समूह, विभाजन, यहाँ पे करा कि अनुतान, विराम चिन्ह आदि महत्वपूर्ण मौखिक यानी अभिव्यक्ति को निकट करता है। इसमें जो स्वर पठन है इसमें कहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, अर्ध विराम लगाना है, नुतान कहाँ लगाना है, किस प्रकार से आपको विराम चिन्ह लगाना है, इन सभी को आपको क्या करना है, सही ढंग से रखना है। मौन पठन के अंतर्गत क्या आता है, मौन पठन में जो है स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थ ग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका मौन पठन। मौन पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है, इसलिए यह ज्ञानार्जन का भी मुख्य साधन होता है। आगे बढ़ेंगे पे नेक्स्ट है पठन कौशल के यहाँ पे समर्थनताएं। पहला हमारा का दृष्टि संबंधित से जो है दृष्टि वाले बालक जो होते हैं श्रवण एवं वाक्य यानी ऊंचा सुनने के कारण शब्द को ठीक से पहचान नहीं सकते, यानी असमर्थ, या जो भी पठन कौशल है उसमें जो बालक सुन नहीं पाते हैं उनके लिए, यानी दृष्टि संबंधित दोष जो बालक हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। श्रवण वाक्य यानी सुनकर बोल नहीं पाते हैं, यहाँ पे ऊंचा
उच्चार सुनने के कारण शब्द को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। मानसिक रूप से यानी सामान्य बालकों की अपेक्षा देर से पहचान, मात्रा चिन्ह कुछ समय के लिए बाद में भूल जाना, ये अनुतान और यहाँ पे बालाघात के उपेक्षित अशुद्ध उच्चारण के साथ में आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे लेखन कौशल, लेखन कौशल के अंतर्गत क्या आता है? लेखन कौशल के अंतर्गत आता है ब्राह्मी लिपि में हिंदी का जन्म हुआ है। याद रखिएगा, जो हिंदी है वो ब्राह्मी लिपि से मिलकर आया है। और नेक्स्ट कह रहा है आपका लिखना भी एक तरह का बातचीत है। और यहाँ पे कह रहा है देवनागरिक में लेखन के लिए चार दिखाव वाली अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रयोग किया गया है। लेखन में कौशल का विकास अभ्यास से होता है। नेक्स्ट कह रहा है सुलेख, सुंदर लेख को यहाँ पे सुलेख कहा जाता है, यानी सुंदर लेख को क्या कहा जाता है? सुलेख कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। अगर प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रश्न थोड़े बड़े हैं, नीचे से कटे हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सबसे कम प्रभावी है? पहला कह रहा है कि घटना वर्णन करना, दूसरा कहानी को शब्द से दोहराना, तीसरा कह रहा है कि कहानी को अपनी भाषा में कहना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि चित्र देखकर कहानी लिखवाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? कहा है कि सबसे कम प्रभावी है, तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। कहानी को शब्द से दोहराना, यानी जो कह रहा है उसे दोहरा देना, यही आपका राइट आंसर होगा दूसरा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे दूसरा, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला कह रहा है आपका यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, दूसरा कह रहा है कि यह भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाता है, तीसरा कह रहा है यह भाषा को नियंत्रित करता है, चौथा कह रहा है भाषा का अलंकारण अर्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न थोड़े से नीचे से कट गए हैं, थोड़े से बड़े बन गए हैं पीपीटी फाइल ये, तो इसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक यहाँ पे पाँचवीं शब्द की जगह रिक्त स्थान जैसे बच्चों को भरोसा यहाँ पे भरना नीता ने प्रयोग में दिया। तो ये किस प्रकार से? पहला कह रहा है यहाँ पे पठन निरीक्षण, लेखन, यहाँ पे व्याकरण, और नेक्स्ट कह रहा है आपका क्लोज परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर चौथा होगा, क्लोज होगा, क्योंकि ये उससे संबंधित है। वो जहाँ पर भी ओपन एंडेड आ जाए या फिर रिक्त स्थान आ जाए वो आपका क्लोज के अंतर्गत आएगा। चौथा कह रहा है कि बच्चों में और की माध्यम क्या लिखा भाई, बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे रेखांकन, चित्रांकन, दूसरा करा चित्रांकन और लिपि चिन्हों का, और यहाँ पे करा है कि रेखांकन और यहाँ पे लिपि चिन्हों का, नेक्स्ट करा है कि लिपि चिन्हों और अक्षरों का। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, रेखांकन और चित्रांकों के माध्यम से। भाग यहाँ पे पाँचवा है आपका, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाना, तितली कली के पास गई होगी, क्यों? और तितली और कली में क्या खेला। और यहाँ नेक्स्ट करा है कि तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी? तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें का किसके साथ जाएगा? देखिए पाँचवें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ, तितली कली के पास कब गई और क्यों गई, इस पे क्या है? चिंतन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? स्पिनर से है, जीन पियाजे से, थॉमसन से है, और यहाँ पे वाइगोस्की से है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आज मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कट के आ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपका चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे वाइगोस्की के साथ जाएगा। ठीक है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि सातवां कह रहा है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पे दिया है? अंतःक्रिया पे, अनुकरण पे, भाषा अर्जन पे, या फिर रचनात्मकता पर। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से सातवें का कमेंट करिए। सातवें का जाएगा अनुकरण पे, स्किनर ने अनुकरण पे दोहराने पे बल दिया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां कह रहा है यहाँ पे बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक यहाँ पे सहायक क्या है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में अनौपचारिक यहाँ पे औपचारिक बातचीत, बच्चों में शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों में शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आठवें का राइट आंसर है बच्चों में परस्पर अनौपचारिक बातों का, यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला। बढ़ेंगे यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न कह रहा है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, जिसमें बहुभाषिकता वाले बच्चे हों? कौन सा बता रहा है? पहला कह रहा है एक अच्छी लगने वाली महक
को क्या कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तीसरा कह रहा है कि तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। चौथा कह रहा है कि फूलों के नाम ना अपनी भाषा में लिखो। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 9वें का। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पे किसकी महक आती है आपके घर में, ये भी बताना है। लेकिन फूलों के नाम अपनी भाषा में बताइए, कि अपने अपने तरीके से बताइए कि आप आपके शहर, गाँव या फिर आपके समाज में, आपके पड़ोस में क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा चौथा सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां। इसमें देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुए और शब्द सोच कर लिखो। ये अभ्यास किस तरीके से, क्षेत्रों में जुड़े कुछ शब्द जोड़ कर लिखिए जिसके प्रश्न अभ्यास में उदाहरण है। पहला करा संदर्भ में व्याख्या, संदर्भ भंडार विकास, शब्दकोश विकास। चौथा करा पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, 10वें का जाएगा संदर्भ व्याकरण या संदर्भ सहित व्याकरण लिखना है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या कर रहा है आपका, ये प्रश्न करा शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, दूसरा वैविध्यपूर्ण वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो राइट आंसर 11 का जो जाएगा आपका वैविध्यपूर्ण परिवेश होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 12वां की आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा ही डैश संतों का विकास देश डैश साहित्य है। पहला करा साधन साध्य उद्देश्य साधन, यहाँ पे कह रहा है कि साधन और साध्य साधन और उद्देश्य साधन। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते सभी लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगली क्लास जल्द ही चलाई जाएगी गणित पे। गणित की मैराथन आप लोगों को क्लास होने वाली है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाए जाएंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, पेन टैब हमारा टूट गया है जिससे पढ़ाते हैं, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं 200 400 500 जितना भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को बारकोड मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।